देखो यार, किसी स्टॉक का एक दिन में 30% गिर जाना ये कोई आम बात नहीं है। आपको एज अ स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस मुझे ये समझाना था कि आईएक्स का स्टॉक लास्ट वीक अभी एक दिन में 30% कैसे गिर गया। ऐसा क्या हो गया कि बिजनेस में इतना ज्यादा लोगों ने बिजनेस को अंडर वैल्यूड कर दिया। तो हम लोगों ने इसको हमारे इक्विटी रिसर्च कोहर्ट के एक बैच में डिस्कस किया लास्ट वीक। वो उसका एक सेक्शन, कुछ एक घंटे का वो डिस्कशन है आईएक्स के ऊपर। वो मैंने सोचा कि मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँ इस संडे, है ना। एंड हम लोग उसको जल्दी सुबह शेयर करें ताकि आप लोग जल्दी जल्दी अपनी लर्निंग शुरू करो। नाउ द आइडिया इज, आप उसमें है ना पूरा स्टोरी और कंसेप्ट पे फोकस्ड होना। उसमें मुझे पता है कुछ नंबर्स इधर उधर हिले हुए हैं, तो नंबर्स पे आप मत फोकस होना। कारण क्या था, वो जैसे ही न्यूज आई थी और उसी दिन हमने शाम को कवर किया था शायद, राइट। तो वी डिडंट हैड एनी चांस, देयर वाज नो पीपीटी इन फ्रंट ऑफ मी, इट वाज जस्ट ब्लैंक कैनवास पेपर एंड थ्रू माय मेमोरी मेरे को नंबर्स जो भी याद थे वो मैंने बताए। बट आपका फोकस उस पे कंसेप्ट पे होना चाहिए। अगर आप ये पूरा वीडियो देखोगे और उसके बाद आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, आपका माइंडसेट क्लियर होता है कि एज अ स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस कोई न्यूज़ आप कैसे इंटरप्रेट करते हो, तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताना। आप इस संडे को बहुत ही लर्निंग बनाओ। बिना किसी देरी के फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। आईएक्स का फॉल समझे एक बार, समझ लो एक बार। एज ए स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस अपने को क्या चीज पता होना चाहिए, क्या बताया है, क्या है कंपनी के पीछे, समझना। तो एक काम करते हैं, इस सेशन को या इस माइक्रो सेशन को, इस डिस्कशन को अपन दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। एक, सबसे पहले मैं आपको फैक्चुअल स्टोरी बताऊंगा कि हुआ क्या है, समझना क्या हुआ है, आईएक्स क्या करती है, उसके पहले पावर सेक्टर क्या है, उसके बाद आईएक्स क्या करती है और फिर क्या हुआ, और उसके बाद फिर क्या हुआ वो आपको पता है कि 30% एक दिन में गिरा। क्या ये थर्ड या फोर्थ, थर्ड शायद थर्ड या फोर्थ वर्स्ट फॉल है क्या, सिंगल डे वर्स्ट फॉल बाय एनी इंडियन स्टॉक एवर। सत्यम टूटा था लास्ट, जो वर्स्ट टूटा इंडिया में, दैट वाज सत्यम। समझना इधर ध्यान से। एंड फिर क्या करेंगे अपन सेकेंड हाफ में, हम फैक्ट को ये समझेंगे कि जो मार्केट पे इंपैक्ट आया है ये क्यों आया है, नंबर वन, इसके पीछे का रियल लॉजिक क्या है ना। वैल्यूएशन पे इंपैक्ट आया है क्या कंपनी के, लॉजिक सोच के बताओ, क्या कंपनी के वैल्यूएशन पे इंपैक्ट आया है। दो कारणों से इंपैक्ट, अपन वो डिस्कस करेंगे। फिर अपन ब्रॉडर लेवल पे डिस्कस करेंगे, आईएक्स के साथ नहीं, आईएक्स के साथ नहीं, बिकॉज आई एम नॉट एलिजिबल टू गिव यू एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन। समझना, मैं एलिजिबल नहीं, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड गाय। तो अगर डेफिनेटली अगर आपके पास गलती से आईएक्स की पोजीशन है और आप ये सेशन देख रहे हो, तो क्या आपको अपना इंडिपेंडेंट कॉल लेना पड़ेगा, आपको अपना इंडिपेंडेंट कॉल लेना पड़ेगा भाई। बट मैं लास्ट में ना ये चीज जरूर डिस्कस करूंगा कि अगर कभी इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चरल चेंज आता है ना, जो बिजनेस के लिए बहुत अनफेवरेबल होता है, क्या ये बिल्कुल वही हुआ है जो मैंने बोला है अभी जस्ट, क्या बिल्कुल यही हुआ है ना, कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चरल चेंज आया जो बिजनेस के लिए अनफेवरेबल है। कभी भी अगर आपके देखो, इट इज नॉट अबाउट आईएक्स, मेरा काम क्या आपको आईएक्स पे एनालिसिस कराना सीखना है, सिखाना है क्या, सोच के बताओ। बिल्कुल भी नहीं। हम क्या यहां पर कोई एक कंपनी को पकड़ के बैठे हैं क्या। आपको कहीं भी ऐसा लगा कि मैं डुप्लीकेशन कर रहा हूं चीजों का, डुप्लीकेशन मतलब मैं कोई एक कंपनी के बारे में बिल्कुल पकड़ बना के आए और उसी के ऊपर अपन सब मिलकर चेपे जा रहे हैं, है ना। वी डोंट डू दैट। हम क्या डायनामिक रहते हैं डिस्कशंस में, फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर, फ्रॉम वन वन बिजनेस। उससे होता क्या है, उससे क्या आपके नॉलेज में भी एक डायनामिज्म आता है, समझने को मिलता है ना। सोचो अगर मैं टाइटन को कभी डिस्कस ही नहीं करता तो आपको पता ही नहीं चलता कि इन्वेंट्री मॉडल कैसा होता है टाइटन का। आज अगर अपन आईएक्स की बात करेंगे तो आपको बिल्कुल पता है कि मेरा बताने का तरीका ही यह है कि मैं, अगर आप मुझसे वन पूछ रहे हो तो मैं जीरो पे जाके बात करूंगा, आप जीरो पूछ रहे हो तो मैं -1 पे जाके बात करूंगा। तो अगर मेरे को आपको आईएक्स समझाना है तो क्या उसके पहले मेरे को आपको आईएक्स का धंधा समझाना पड़ेगा कि एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, और उसके पहले मेरे को आपको यह समझाना पड़ेगा कि पावर सेक्टर क्या होता है ना। ऐसा करते करते अपन सेशन का फ्लो बनाए बिफोर वी किक स्टार्ट आर फॉरेंसिक सेशंस। करें स्टार्ट अपन एक बार, देखना जरा समझना। मैं आप लोगों को पहले तो इसका चार्ट दिखाता हूं एक बार, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि क्या हुआ है। ठीक है, आप ये स्क्रीन देख पा रहे हो क्या, ये स्क्रीन, ये चार्ट देख पा रहे हो, गोल्ड का चार्ट सामने खुला हुआ है आपके।
ठीक है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, है ना। अपन इस पे कोई ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल एकेडमिक लेवल पे डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हुआ ब्रो? अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री जाके देखो स्टॉक की, अभी कोई धंधा वंदा नहीं समझा रहा हूं मैं किसी को भी, है ना। एक बेसिक हिस्ट्री जाके देखो, ये डेली चार्ट है, इसको वीकली पे लगा देते अपन, ठीक है। अब वीकली चार्ट का क्या मतलब है? क्या ये एक कैंडल एक हफ्ते के बराबर है? एक हफ्ते के बराबर है ना। एंड जहां पर हरा कैंडल है तो इसका मतलब प्राइस नीचे से ऊपर गया है, और जहां पर लाल कैंडल है, जहां पर हरा कैंडल है इसका मतलब प्राइस यहां पर ओपन हुआ था और यहां जाके क्लोज हुआ है, और जो लाल कैंडल है इसका मतलब प्राइस 52 पे ओपन हुआ था और 49 पे क्लोज हुआ है। सिंपल सी बात है। अब जरा थोड़ा ब्रॉडर लेवल पे समझने की कोशिश करो। ये तो मैक्रो लेवल हो गया। क्या स्टॉक एक लंबे समय तक ऑलमोस्ट एक रेंज बाउंड रहा क्या? यहां पर तो बहुत ही शॉर्ट रेंज रही भाई स्टॉक की। क्या बहुत बोरिंग स्टॉक हो गया होगा ये लोगों के लिए? इस पॉइंट पर सोच के देखो जरा। जस्ट इमेजिन करो ना यार, आपने कोई स्टॉक खरीद लिया एक साल में, ठीक है, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 साल तक वो स्टॉक कितने रुपए की रेंज में घूम रहा है? 50 रुपए से 41 रुपीज, 10 रुपए की रेंज में घूम रहा है। परेशान ही कर दिया यार, परेशानी मतलब देखने ही भूल जाओ उसको, है ना। उसके बाद जब ये रेंज टूटी, यहां पर थोड़ी जद्दोजहद हुई, और स्पेशली ये जो फॉल आप देख रहे हो, कोविड का फॉल आया, ये वाला फॉल, ये कोविड का फॉल था इनके लिए, कोई सब्सटैंशियल फॉल नहीं था कोविड का। कारण क्या था? कंपनी अननोन थी, क्या ज्यादा लोग जानते नहीं थे। यहां पर के लिक्विडिटी बूस्ट आना शुरू हुआ 38 रुपीज के भाव पे, 38-40। कोविड हुआ ना 30 मार्च ब्रो, मार्च द लिक्विडिटी बूस्ट हैज केम इन द मार्केट। एंड उसके बाद ये स्टॉक एक मल्टी बैगर साबित हुआ भाई। मल्टी बैगर साबित हुआ मतलब क्या? बुल रन का बादशाह बोलोगे इस स्टॉक को। 40 रुपए का माल 300 रुपए में बिक गया एक साल के अंदर अंदर। यस और नो? अरे एक साल ही हुआ है, मोस्टली 2 साल। 30 मार्च से लेकर के अक्टूबर 21, 1.5 ईयर्स के अंदर 30 रुपीज का कोई आइटम है वो 300 रुपीज पे बिक रहा है। 40 रुपए का आइटम 30 रुपए पे बिक गया। एंड वहां से उसके बाद ये स्टॉक पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया। मैं आपको एक चीज समझाऊं, बहुत बेसिक फंडा। कभी भी किसी चार्ट को अगर देख रहे हो, पहली बार देख रहे हो, तो हमेशा के चार्ट का बहुत पहले से जाके एनालिसिस करोगे समझने के लिए कि क्या हुआ था, है ना। समझना, जैसे मुझे पता है कि यहां पर लिक्विडिटी का बूस्ट आया अप्रैल मार्च 20 में, बट पता है कोई भी कंपनी 1.5 साल में अगर 10x होती है, तो क्या फंडामेंटल पुश भी आता है क्या उसके पीछे? या तो फंडामेंटल पुश भी होगा, या फिर वो बिजनेस मॉडल कोलैप्स्ड हो जाएगा। मतलब कप एंड हैंडल है, कप एंड हैंडल है। मैं बिना देखे बता सकता हूं कि यहां पर ग्रोथ आई होगी बिजनेस में 2020 के बाद, एनर्जी ट्रेडिंग में आई होगी इंडिया में, 100% आई होगी। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा अभी तक, अभी देखेंगे अपन। बट उसके बाद क्या हुआ पता है? उसके बाद ये स्टॉक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपने टॉप से लेकर के, अगर मैं बॉटम, इस पॉइंट को बॉटम लेता हूं, तो क्या 60% का कोलैप्स आया क्या स्टॉक के अंदर? अगर मैं इसको एग्जैक्ट नापे अपन, यहां से लेकर के यहां तक, इस पॉइंट तक, है ना, तो 1.5-2 साल के अंदर स्टॉक 60% गिर गया। और सोचो मोनोपोली बिजनेस 60% गिर गया, राइट। सर उसके बाद क्या हुआ पता है? ये जो एक पॉइंट आया ना, एक वर्स्ट पॉइंट आया, इसके बाद स्टॉक ने एक अप मूव लेना शुरू किया, और फिर से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपने लोअर पॉइंट से स्टॉक ने हमें 113% का गेन दिया। डबल हो गया स्टॉक अपने लोअर पॉइंट से। अगर व्यक्ति कोई भी व्यक्ति अगर टेक्निकल एनालिसिस जानता है, तो उसको समझ में आ रहा है कि ये कप एंड हैंडल जैसा एक पैटर्न यहां पर बन रहा है ना, बन रहा था रादर, है ना, बन रहा था कि कप एंड हैंडल दिख रहा है आपको, एक कप है और उस कप का हैंडल है। बेसिक पैटर्न की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। बट हुआ क्या? हुआ ये कि एक खबर आई, और क्या ये पैटर्न पूरी तरीके से ब्रेक हो गया? क्या मेरा कप एंड हैंडल का पैटर्न देखो, मैं डेली चार्ट पे आ गया हूं, ये कप है और ये हैंडल है। मजा तब आता ना जब ये प्राइस यहां से ऊपर जाता और इस पॉइंट को ब्रेक कर देता, ऐसा करके यहां से ऊपर चला जाता, हैंडल ही टूट गया। क्या बनते बनते वही होता है ना, आपने देखा है कभी कभी पुराने जो मग्स होते हैं,
आप उठाने जाते हो एंड सिर्फ हैंडल हाथ में आ जाता है और मग वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। एग्जैक्टली यही हुआ है। मुझे आपको, मेरा ऑब्जेक्टिव आपको ये समझाना है कि ये जो चीज हुई है ये क्यों हुई है, क्या हुई है, ठीक है, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या लॉजिक है। हम लोग क्या डीप डाइव करना शुरू करें। कारण क्या है, एक दिन में 30% की फॉल, क्या 4,000 करोड़ का मार्केट कैप स्वाहा हुआ कि एक दिन के अंदर बहुत बड़ी बात होती है ब्रो। इट जस्ट वैनिश्ड। सोचो भाई, मेरी बात नहीं समझ रहे हो। कोई 4,000 करोड़ रुपए बना के लेके चला गया क्या? कोई आप 4,000 करोड़ रुपए अगर डूबे हैं तो किसी ने बनाया होंगे, कोई तो शॉर्ट करके बैठा होगा ना ऊपर, तभी तो लोग पैसा हारे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? एक बात बताओ, गवर्नमेंट डिसीजन है, क्या ये गवर्नमेंट डिसीजन है? गवर्नमेंट डिसीजन है। गवर्नमेंट डिसीजन, कितना परसेंट चांसेस है आपके हिसाब से कि पेट में टिक जाएगी बात गवर्नमेंट के? भाई बजट बनता है ना, तो क्या 15 दिन के लिए रोकना पड़ता है ऑफिस के अंदर स्टाफ को कि बाहर नहीं जाना है? समझ रहे हो? क्योंकि क्या घर भी भेज दिया तो बीवी से बात कर लेगा क्या कि मैडम वो एक काम करो, आप थोड़ी चने की दाल स्टोर करके रख लो, है ना? मैडम बोल देगी कहीं और कि भाभी जी ये तो बोल रहे थे चने की दाल कर लो, हमने तो खरीद के रख ली पहले ही 2 साल की, आप भी देख लेना क्या करना है। वो फिर बाद में बोल जाओ मत मेरे को कि मेरे को बताया नहीं। तेरा आदमी फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता है, चंदा तूने तो बताया नहीं मेरे को कि चने की दाल पे टैक्स बढ़ने वाला। आप समझ रहे हो मेरी बात? भाई किसी ने इतना बड़ा पैसा बना दिया। हुआ क्या है, मैं आपको अगर एक एक डॉट में, सर मेरे को एक डॉट में समझाओगे क्या, बिफोर इसके पहले आप चीरा फाड़ी करो, एक डॉट में समझाऊं। एक ऑर्गेनाइजेशन है सीईआरसी। सीईआरसी है सेंट्रल इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन। ये क्या प्राइस डिसाइड करती है? क्या ये सब कुछ है? ये माई बाप है क्या इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज की? मेरे को एक बात बता, कल को तू कल को तू तेरे प्लॉट पे एक सोलर पार्क लगा दे, तू ऐसे ही लगा सकता है क्या? तेरे को लगता है तू उसको लगा के क्या बेच सकता है बिना कुछ गवर्नमेंट अप्रूवल के? क्या धनिया है क्या? अबे धनिये को भी बेचने के लिए क्या मंडी की मेंबरशिप लगेगी और मंडी का टैक्स देना पड़ेगा? हिंदुस्तान है ये, या कुछ भी आप फ्री में नहीं बेच सकते। मेरा बोलने का मतलब है पावर सेक्टर क्या हाईली लाइसेंस्ड सेक्टर है क्या? आपको बेचने, आपको बनाने के लिए, आपको पावर को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, आपको पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तीनों चीजों के लिए क्या लाइसेंस लगता है? लाइक टेलीकॉम, जनता इसको फ्री में थोड़ना दे रही है, नमक थोड़ना है जो कोई भी बना लेगा बिना लाइसेंस के। समझना। तो सीआरसी ने पता है क्या बोला? सीआरसी ने पहले बोला था, क्या बोला था पता है? देखना, गवर्नमेंट प्लीज, कोई भी गवर्नमेंट अगर कोई भी बड़ा चेंज लेके आती है तो है ना, इसके पहले पता है वो क्या करती है? वो एक नेशनल न्यूज़पेपर में क्या पब्लिक ओपिनियन सीख करती है क्या? हर चीज में होता है ये, आपको दिखता नहीं। आपने कब पढ़ा आखिरी बार न्यूज़पेपर, ये तो बताओ, है ना? गवर्नमेंट कोई भी नया लॉ लेके आ रही है तो वो एक पब्लिक ओपिनियन सीख करती है। अच्छा, पब्लिक ओपिनियन सीख करना मतलब गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अगर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर भी आर्टिकल डाल दिया कि अगर आपको कुछ ओपिनियन देनी है तो ईमेल कर दीजिए, तो उसको भी माना जाएगा कि पब्लिक ओपिनियन, चांस दिया है पब्लिक का। तो है ना, काफी समय पहले सीआरसी ने एक पब्लिक ओपिनियन के लिए डाला था कि हम लोग जी मार्केट की डीकपलिंग करने का सोच रहे हैं। मैं समझाऊंगा ये क्या है शब्द, मजा आ जाएगा आपको आखिरी तक आते आते। डीकपलिंग करने का सोच रहे हैं मतलब, तो ये चीज है ना, आप अभी दिमाग में ये समझना कि ये डिसीजन अगर आ जाएगा तो ये हमेशा के लिए आईएक्स का गेम चेंज कर देगा। पब्लिक ओपिनियन सीख करिए मतलब अभी तक आया नहीं है। जनता से राय मांगिए कि मार्केट की कपलिंग करे क्या, डी कपलिंग नहीं, कपलिंग करे क्या। डी कपलिंग तो डाइवोर्स होता है। कपलिंग करने का मतलब मार्केट को जोड़ना। अलग अलग डंडियां हैं, उनको क्या रस्सी के सहारे जोड़ के डंडा बनाया जा सकता है? पतली पतली बारीक बारीक अगर डंडियां हैं तो बिल्कुल बनाया जा सकता है ना? आप रस्सी के सहारे बांध दो उसको या बीच में फेविक्विक लगा के जोड़ दो,
एक बड़ा, दैट इज कॉल्ड कपलिंग। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, मार्केट की कपलिंग हो रही है, समझ में आएगा। हर रेगुलेटेड मार्केट की कपलिंग हुई है कभी ना कभी, या होगी कभी ना कभी, इस बात की गारंटी है। आप बस थोड़ा सा रुकना, आपको अगर थोड़ा सा पेशेंस होगा, देखो यार, अगर आप यहां पर एज अ इन्वेस्टर ऑफ आईएक्स बैठे हो सुनने के लिए, तो आप बहुत निराश हो जाओगे, मेरे पास आपके लिए कुछ है नहीं बताने के लिए। लेकिन अगर आप स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस बैठे हो और आप अपना माइंडसेट डेवलप करना चाहते हो कि किसी एक न्यूज के ऊपर जिसने इतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर दिया, प्लीज उसको कैसे मैं एनालाइज करूं वो समझना। कोई बोल रहा है मार्केट कपलिंग क्या होती है, मैं वही तो बोल रहा हूं, शांति रख, बस थोड़ा सा शांति रख, इसके ऊपर बात होगी होगी। अभी मैंने आपको कपलिंग वर्ड का मतलब बताया है, अब आप ये समझिए कि पावर सेक्टर कैसे काम करता है इंडिया में। इंडिया का जो पावर सेक्टर है वो तीन भागों में बटा हुआ है। एक है जनरेटर, एक है ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन कंपनीज, और एक है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। इसको डिस्कॉम बोलते हैं। डिस्कॉम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। एक सेकेंड बॉस। यार हाउ इट विल, इट्स ओके, चलो इधर ध्यान से। कोई बोल रहा है सर आज आईएक्स ऊपर गया है 8%, इट्स ओके, डजेंट मैटर। आज आईएक्स की 100% रिकवरी भी आ जाती ना, मतलब पूरा भी रिकवर हो जाता, तो भी क्या मैं ये सेशन बनाता ही बनाता। कारण क्या, टू मेक यू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट। अरे ऐसी न्यूज तो समझने की कोशिश करो जिसके कारण 30% गिर गया, 4,000 करोड़ रुपए साफ हो गया। अब जरा थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये जनरेटर कौन होते हैं। एनटीपीसी क्या पावर जनरेशन का काम करती है क्या? थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। अडानी पावर क्या जनरेशन के काम में है? टाटा क्या जनरेशन के काम में है? एनएचपीसी क्या जनरेशन के काम में है? एनटीपीसी थर्मल पावर है, एनएचपीसी हाइड्रो पावर है, और एक रेन्यू पावर भी है, ये सोलर और विंड एनर्जी बनाती है। एसजेवीएन है, यस, आर पावर है। नाउ अंडरस्टैंड, बिजली कैसे बनेगी इंडिया में? या तो कोल जला के बनेगी, या हाइड्रो से बनेगी पानी से, या सूरज से बनेगी, या हवा से बनेगी। कई जगहों पर गैस बेस्ड प्लांट्स भी होते हैं। समझना, न्यूक्लियर क्या गवर्नमेंट ने कंट्रोल करके रखा हुआ है? इंडिया में क्या मेजॉरिटी एनर्जी न्यूक्लियर से बन रही है क्या? नहीं बन रही है। कोई बोलता है बायोगैस, बायोगैस से मेरे हिसाब से जितना मुझे पता है पावर जनरेट नहीं होता है, बायोगैस से एलपीजी बनती है, एलपीजी से पावर बना सकते हो जितना मुझे पता है। अगर पावर जनरेट होता हो तो मेरे को आइडिया नहीं है ना, जो लोग जानकार हैं वो बताइए, मुझे नहीं पता। तो इसका मतलब ये है कि जनरेटर जो है, जो पावर जनरेशन का काम कर रहा है, क्या इसको मैं बोल दूं कि बिजली के शेफ जैसा है ना? ये अपना इसका एक किचन है और उस किचन के अंदर ये कुकिंग करके लाइट बनाता है, पावर बन रहा है, ठीक है? समझ में आ रहा है? एकदम एकदम सही जा रहा है। अब इसके बाद समझना, एक कंपनी है जिसका आपने नाम सुना होगा, पावर ग्रिड। सुना है क्या नाम, पावर ग्रिड? काफी साल पुरानी बात है। इंडिया में छोटा था, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली ईयर, नहीं तो मैं बताता आपको। इंडिया में है ना ग्रिड फेल हो गए थे, तो 1.5-2 दिन तक इंडिया में बिजली नहीं थी, काफी बड़े हिस्से में। बहुत पुरानी बात है, मेरे को याद नहीं, हम लोग छोटे थे, स्कूल स्कूल सब कैंसिल कर दिए थे। नहीं नहीं, 2012 की बात तो नहीं, और पुरानी बात है। अगर 2012 में भी हुआ होगा तो हुआ होगा। ये लोग क्या करते हैं पता है? इनका काम क्या बिजली के लिए हाईवे बनाने जैसा काम है क्या? हाईवे बनाने के जैसा काम है? सर व्हाट डू इन बाय हाईवे बनाने के जैसा काम है? जैसे अगर एनटीपीसी थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, वो बिहार में बिजली बना रहा है क्योंकि वहां कोयला निकलता है, झारखंड से आसानी से कोयला आता है, और वो बिजली अगर तमिलनाडु लेके जानी है, तो लेके जाने का जो काम है, क्या वो पावर ग्रिड के थ्रू होगा? इनका काम होता है क्या पूरे देश में हाई टेंशन वायर? आप देख रहे हो वो बड़े बड़े जो टावर्स बने होते हैं, ऐसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे उनको रावण जैसा समझते हैं, है ना? वो खेतों में जो टावर्स लगे होते हैं इस तरीके के बिजली के, और ये कनेक्टेड होते हैं एक जगह से दूसरी जगह ना, रावण जैसा लगता है ना? ये सब क्या पावर ग्रिड की एसेट्स हैं? एफिल टावर बोलते हो आप, हम तो रावण बोलते थे। ठीक है, पावर ग्रिड की एसेट है, ये एक जगह से हाई टेंशन पावर लाइंस है। समझना, अगर आप देखोगे तो सिर्फ ये लैंड के थ्रू नहीं जाती है। क्या, प्लीज, क्या
ये इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रांसफर्स भी होते हैं आज के टाइम। इतना एडवांस हो चुका है कि इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, एक देश से दूसरे देश भी जाती है। क्या अडानी पावर, अगर आपको याद हो तो बांग्लादेश को बिजली बेची थी क्या अडानी ने, और धमकी दे दी थी वो कि 7,000 करोड़ रुपए का पेमेंट करो नहीं तो बिजली का बिल बंद कर दूंगा तुम्हारा। तो पावर ग्रिड का काम ये है, ये लोग हाई वोल्टेज वायर्स लगाएंगे, टावर्स लगाएंगे, ग्रिड लगाएंगे। ग्रिड क्या होता है सर, मेरे को पता नहीं है। आप कभी पावर हाउस गए हो? कभी भी अपने शहर के पावर हाउस गए हो? पावर हाउस के पास में ना एक ऐसा एरिया होता है जो रिस्ट्रिक्टेड होता है, जहां पर बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेटर्स लगे होते हो, ब्लैक कलर के इतने बड़े बड़े सेरामिक के लगे होते हैं, राइट? कोई भी वहां जाता नहीं है और डेंजर का साइन रहता है। वो बहुत छोटा सा ग्रिड है, बहुत छोटा सा ग्रिड है। क्या ऐसे बहुत बड़े बड़े ग्रिड होते होंगे? बहुत बड़े बड़े ग्रिड होते होंगे। समझना, प्लीज अंडरस्टैंड। ट्रांसमीटर कंपनी एक मेट्रो लाइन जैसी है जो दिल्ली से गुड़गांव के बीच में बिछी हुई है। अब डिस्ट्रीब्यूटर का काम पता है क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर है ना, डिस्ट्रीब्यूटर का काम डिलीवरी बॉय के जैसा है। क्या वो पावर ग्रिड वाली जो बड़ी ग्रिड है, वहां से क्या ये पावर अपनी एक छोटी ग्रिड में लेगा, या अपनी बहुत सारी छोटी छोटी ग्रिड्स में लेगा, है ना? और वहां से क्या वो एरिया वाइज ट्रांसमिशन करेगा क्या बिजली का आगे, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, मीटर लगा देगा सबके घरों में। समझना मेरी बात। जैसे कि सर एमपीईबी, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बीएसईएस दिल्ली का बोर्ड है ना? बेस्कॉम, सीईएससी, यस, एमएसईबी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, टाटा पावर, टाटा भी करता है क्या? जयपुर डिस्कॉम, समझ रहे हो? सब लोग, पीवीएनएल, क्लियर है? सब लोग कनेक्ट कर पा रहे हो? टॉरेंट पावर, है ना? टॉरेंट पावर, अडानी का भी बिल आता है। ये लोग क्या घर पे मीटर लगाते हैं और फिर बिल भेजते हैं? कोई भी फॉल्ट होता है अगर और ब्रेकडाउन होता है तो क्या ये हैंडल करेंगे? इसको मैं बोल दूं कि ये बिजली का जोमैटो डिलीवरी बॉय है मेरा, डिस्कॉम कंपनीज। क्लियर है? क्लियर है? अब ये समझना कि सर ये तो समझ में आया, ये तीनों प्लेयर्स आपको क्लियर हुए जी? मेरे को ये चीज समझा दो पहले, ठीक है? सर अब मेरे को ये बताओ कि ये आईईएक्स का रोल क्या है। आप ऐसा समझ लेना कि ये आईईएक्स जो है ना, ये आईईएक्स मंडी है। मंडी है मतलब, अब एक चीज समझ, आईएक्स समझने के पहले एक कंसेप्ट और समझ, तो आईएक्स और क्लियर समझ में आएगा। जनरेटर है और डिस्कॉम्स है। मेरे को एक बात बताना, जो ट्रांसमिटर्स हैं इनका काम खरीदने बेचने का है क्या? कुछ भी नहीं है ना। क्या ये स्टॉक ब्रोकर के जैसा है क्या, यहां पर बीच में बैठा हुआ दोनों के? आप बोलोगे मैं आपको सर्विस दे दूंगा, मेरे मेरे को दिमाग मत लगाओ फालतू का कि कितने में बेचना है, क्या बेचना है। आप डिस्कॉम जी, आप डायरेक्टली इससे बात कर लो। ये अगर बोलता है तो मैं मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू आप तक बिजली पहुंचा दूंगा। मतलब ये है कि ये दोनों पार्टीज हैं आमने सामने। अब क्या होता है ना, डिस्कॉम जब जनरेटर से बिजली खरीदता है तो वो बिजली है ना अलग अलग अग्रीमेंट के लिए होती है। व्हाट डू मीन बाय अलग अलग अग्रीमेंट के लिए होती है? क्या लॉन्ग टर्म के लिए हो सकती है, शॉर्ट टर्म के लिए हो सकती है? प्लीज अंडरस्टैंड। लॉन्ग टर्म के लिए मतलब कि मैंने क्या करा, लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स इंडिया में 80 से 90% बिजली जो बिकती है, क्या वो लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट में बिकती है? लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट में बिकती है। आपको याद है अपन ने क्लास में पीएम कुसुम योजना के ऊपर छोटा सा डिस्कशन करा था। इसमें क्या कर रही है गवर्नमेंट, के आपसे एक लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट कर रही है कि 25 साल के लिए 3 रुपए पर यूनिट में आप हमें बिजली बेच दीजिए जी। प्राइस और क्वांटिटी फिक्स है क्या? दोनों पार्टीज के लिए स्टेबलनेस आ गई क्या? जनरेटर श्योर हो गया कि खरीदार खड़ा है, डिस्कॉम रेडी हो गया कि यार स्टडी सप्लाई आ रहा है। बस है ना, लॉन्ग टर्म के अंदर एक ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि बहुत इनफ्लेक्सिबल है। एक बार लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट साइन हो गया तो क्या डिस्कॉम को पेमेंट करना ही पड़ेगा, भले ही आप बिजली यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आप लोगों ने अगर फिजिक्स बेटा बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो आपको ये चीज पता होगी कि आप इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर सकते हो क्या? इज इट पॉसिबल टू स्टोर इलेक्ट्रिसिटी?
अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम नहीं कर रहे हो तो क्या वो वेस्ट हो रही है? यू आर वेस्टिंग इट। सर हम बैटरी लगा के क्यों नहीं स्टोर कर सकते हैं? शाबाश। क्या समय आ चुका है कि आप पोगो देखो वापस जाके जीवन में, छोटा भीम देखो जाके, है ना? बैटरी से कितनी बैटरी स्टोर कर लेगा भाई? मेरी बात समझ में आ रही? क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है बैटरीज में स्टोर करके रखना पावर को? टेम्पररी सेटअप होता है, जुगाड़ होता है ब्रो वो। सर मेरी तो कार के अंदर बैटरी 10 साल पहले लगी थी, आज तक चल रही है। अरे वो हर, क्या वो हर ऑन पे चार्ज हो रही है? पेट्रोल लग रहा है उसको चार्ज करने के लिए, उसमें भी फ्लो चल रहा है, उसको यूज नहीं कर रहा है तू। तो यहां पर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मेरे को फ्यूचर में पावर की जनरेट दिख, समझना, फ्यूचर में अगर मुझे पावर की रिक्वायरमेंट ही कम हो गई, मैंने 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, मैं आपको रियल लाइफ में बता रहा हूं ये सब चीजें ट्रिगर होने वाली है। द रीजन इज, एनटीपीसी से, एनटीपीसी थर्मल पावर बनाती है, जरा समझना। उससे एमपीबी, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक बोर्ड ने 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जी हम तो आपसे 4 रुपए के में इलेक्ट्रिसिटी खरीदेंगे। अब क्या हुआ, 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत बड़ा हो गया। इस दौरान मान लो मोदी जी ने वेव चला दी, हर घर सोलर। क्या हर आदमी, ऑलमोस्ट हर दूसरे घर में आज से 5 साल बाद सोलर लगे होंगे? सोच के देखना ब्रो, लोग लगाएंगे सोलर। जब इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी ना, तब आदमी सोलर पे जाएगा। आपको पता नहीं है क्या, गैस वाले जनरेट, आपने वो कभी सुने गैस वाले गीजर्स बहुत धड़ल्ले से यूज होते हैं टीयर 2 टाउन्स में। क्यों यूज होते हैं? बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी कॉस्टली। आपके घर गांव में बहुत सोलर लग चुके हैं। अगर ये हो जाता है तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि एमपी के अंदर पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लग जाएगी? मेरे को 25 साल तक जबरदस्ती या तो पेमेंट करना पड़ेगा या बड़ी पेनल्टी देके कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आना पड़ेगा। और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म बाय। शॉर्ट टर्म बाय का क्या मतलब है? मेरी बात समझना, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आप थोड़ा कारण क्या है ना, हमने बिजली को आज तक सिर्फ बटन तक देखा है कि बटन चालू, बटन बंद, एमसीबी ट्रिप कर गई, बुला लो, फ्यूज उड़ गया, दैट्स इट, खत्म हो गई बिजली हमारे लिए। आई एम नॉट किडिंग। अगर आप इंडिया में मेट्रो सिटी में रह रहे हो तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि जब भी बिजली जाती होगी और अगर आपका पीसी उड़ जाता है, पीसी बैठ जाता है, टीवी चली जाती है, तो आप सबसे पहले टीवी में फॉल्ट ढूंढते हो। अगर आप बंबई में हो तो मैं तो इस बात की गारंटी दे सकता हूं आपको, बंबई में बिजली जाती ही नहीं है। बंबई में लोग इन्वर्टर लगाते ही नहीं है, आई एम नॉट किडिंग। अगर आप बड़े शहर में हो, बेंगलोर में बिजली नहीं जाएगी, टॉप एरियाज में। बॉम्बे में तो नहीं जाती है, मैं रहा हूं बॉम्बे, ठीक है, पुणे में भी सेम है, दिल्ली में भी कभी कभी जाती है। समझना, हमारे यहाँ चली जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आ भी जाती है। तो कई बार क्या होता है ना, बिजली एक स्टेट लेवल पे एक बॉडी होती है जो डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्कॉम है। क्या ये एस्टिमेशन लगाता है क्या कि आने वाले 3 महीने, 2 महीने में हमारा कंजम्पशन कितना बढ़ेगा? सोच के देखो, क्या दिवाली, लास्ट के 3 महीने, 3 मंथ ऑफ द कैलेंडर ईयर, क्या बिजली का कंजम्पशन ज्यादा होता होगा एज कंपेयर टू, क्या पीक समर में बिजली का कंजम्पशन बढ़ जाता होगा एज कंपेयर टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर्स? है ना, समर में एसी कूलर सब चल रहे हैं धड़ल्ले से। प्लीज अंडरस्टैंड। विंटर्स में तो, विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में रेसिडेंशियल कंजम्पशन कम होता है ये 3 महीने में, बट कमर्शियल कंजम्पशन बहुत बढ़ जाता है। दुर्गा पूजा हो रही है, लोग मॉल्स डेकोरेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो कभी अगर उनको लगता है कि पीक डिमांड आने वाली है, इमीडिएट कोई शॉर्टेज आ गया, अनएक्सपेक्टेड कोई ग्रिड व्रिड फेल हो गई, हमको तुरंत बिजली चाहिए, तो क्या ये शॉर्ट टर्म के लिए भी बिजली खरीद सकते हैं? समझना, प्लीज अंडरस्टैंड। ये चीज समझ में आई आप लोगों को? अब शॉर्ट टर्म में क्या होता है पता है? जब आप शॉर्ट टर्म में बिजली खरीदते हो ना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, जब आप शॉर्ट टर्म में बिजली खरीदते हो तो खरीदने के तरीके हैं। एक है बायलैटरल एग्रीमेंट। बायलैटरल एग्रीमेंट मतलब डिस्कॉम ने क्या करा, डिस्कॉम ने डायरेक्टली क्या जनरेटर से खरीद ली बिजली, बात कर ली जनरेटर से। एनटीपीसी से एमपीबी ने डायरेक्टली नेगोशिएट कर लिया कि जी आप हमको तो पावर सप्लाई कर दो। दूसरा पता है क्या है सर? लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म में आपने तरीका क्यों नहीं बताया? द रीजन इज, लॉन्ग टर्म में
क्या आपको पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं? आपको अगर 25 साल के लिए किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आपको उससे जाके मिलना ही पड़ेगा, बात होती है बैठ के। तो एक तो शॉर्ट टर्म में हो गया बायलैटरल, दूसरा हो गया एक्सचेंज। ओके, तो क्या यहां पर आईएक्स का रोल आ रहा है क्या? यहां पर क्या आईएक्स का रोल आ रहा है? मेरी बात समझने की कोशिश करना। आईएक्स पे क्या हिंदुस्तान में जितनी बिजली बिक रही है क्या सब आईएक्स पे बिकती है? बिल्कुल भी नहीं। क्या शॉर्ट टर्म मेजॉरिटी धंधा क्या शॉर्ट टर्म ट्रेड से आता है? शॉर्ट टर्म ट्रेड से आता है। आप आईएक्स को एक सब्जी मंडी मान के चलो ब्रो। क्या आईएक्स पे दो पार्टीज ट्रेड करती है क्या आपस में? कौन कौन दो पार्टीज? क्या आईएक्स के ऊपर ट्रांसमीटर का कोई काम होगा क्या? जो ट्रांसमिट कर रहा है उसका क्या काम है ब्रो? बायर और सेलर आपस में खरीद लो एक दूसरे के साथ। जनरेटर, समझना, एनटीपीसी का लाके बोलता है आईएक्स क्या है? आईएक्स है ना, आपको प्लेटफॉर्म देता है। आईएक्स ने क्या बोला? आईएक्स ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया, इट्स एन एक्सचेंज, जैसा बीएससी एनएससी है। तो यहां पर क्या हुआ? एनटीपीसी आया, एनटीपीसी ने बोला कि जी हमारे पास तो 1000 मेगावाट बिजली फ्री पड़ी हुई है, मेरे पास है ना, फोकट पड़ी हुई है, अगर किसी को चाहिए तो ले लो, मैं 6 रुपए यूनिट में बेच देता हूं, है ना। महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, एमएसईबी, एमएससी ने बोला एक काम करो ना, हमको, एमएसईबी अलग साइड से आया कि हमको 800 मेगावाट बिजली चाहिए, ठीक है, समर्स आ रहे हैं, और हमको 5 रुपए पर यूनिट में बिजली चाहिए। अब एक्सचेंज का काम क्या इन दोनों पार्टीज को मिलवाना होता है क्या? जब ये दोनों सेम रेट पर पहुंच जाए तो, जैसे ही सेम रेट पे पहुंच जाएंगे क्या डील फिक्स हो जाएगी? वो एक्सचेंज, एक्सचेंज ने बायर सेलर को मिला दिया, दैट्स इट। अब आप आपस में डिसाइड कर लो कि ट्रांसमीटर के थ्रू क्या, कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या जाना है। तो ऑनलाइन एक्सचेंज एक बोली जैसी लगती है क्या? ऑक्शन जैसी, बिल्कुल जैसे आप एक्सचेंज में करते हो, जैसे आप स्टॉक एक्सचेंज में करते हो। प्लीज अंडरस्टैंड, जो जनरेटर है वो बोलता है मेरे पास इतनी बिजली है, खरीदना है क्या? डिस्ट्रीब्यूटर, बड़ी बड़ी कंपनीज हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं, वो बोलते हैं जी हमें बिजली चाहिए। ट्रांसमीटर का यहां पर कुछ भी काम नहीं है, समझना जी, ट्रांसमीटर का यहां पर कुछ भी काम नहीं है। अब होता क्या है ब्रो, समझना, ये जो कांड हुआ है इसमें ऐसा नहीं है कि आईएक्स एक लौता एक्सचेंज है। इंडिया में 3 एक्सचेंजेस हैं। एक है आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, दूसरा है एचपीएक्स, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज, ठीक है, और तीसरा है पीएक्सआईएल, पीईआईएल ऐसा कुछ है, पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, पीएक्सआईएल है, तो पीएक्सआईएल ही बोलते हैं, पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। 3 अलग अलग एक्सचेंजेस है जहां पर ट्रेडिंग होती है, समझना, प्लीज अंडरस्टैंड। कोई बोलता है सर फिर आईएक्स की मोनोपोली कैसे हुई? आईएक्स की मोनोपोली पता है कैसे हुई? प्लीज एक मंडी जैसे समझने की कोशिश करो आईएक्स। क्या आईएक्स मोस्ट प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म है क्या? सभी लोग क्या आईएक्स प्रेफर करते हैं? जैसे कि मैं एक बात बताता हूं आपको, आपके पास मान लो 3 एक्सचेंजेस हैं, एनएससी, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, और दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, तीनों जगह शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। कहां करोगे? एनएससी में करोगे। क्यों करोगे एनएससी में? क्या कारण एनएससी में करने का? सर मार्केट में है ना, बायर और सेलर ज्यादा मिलेंगे एनएससी में। क्या लिक्विडिटी बेहतर मिलेगी? एक तो लिक्विडिटी वाली बात हो गई, वॉल्यूम तो सब ऐसा लिख रहे हैं जैसे करोड़ों रुपए की पोजीशन लेनी है वॉल्यूम में, है ना, कि सर ये छोटी जगह तो खरीद ही नहीं सकते, हमको तो बिल्कुल मतलब 100-500 करोड़ ही चाहिए, तो आईएक्स जाना पड़ेगा, मतलब एनएससी जाना पड़ेगा। क्या, समझना, क्या एनएससी में ज्यादा नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स हैं, उसके कारण क्या मार्केट की एफिशिएंसी मजबूत है क्या, एज कंपेयर टू दूसरे छोटे एक्सचेंजेस? मतलब वहां पर जो प्राइस की डिस्कवरी होगी क्या वो बेहतर होगी? वो बेहतर होगी। अब होता क्या है ब्रो पता है? अभी तक क्या होता था? अभी तक, अच्छा एक चीज और इधर ध्यान से, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, प्लीज समझना इधर, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पे अगर ऐसा हो रहा है कि आपको बिजली महंगी मिल रही है क्योंकि एक्सचेंज की फीस ज्यादा है, एक एक आइडिया लेते हैं ऐसे ही सिंपल सा, कि
IEX पे 5 रुपए पर यूनिट में बिजली मिल रही है, HPX पे 4 रुपए पर यूनिट पे मिल रही है और यहां पर 4.5 रुपीस पर यूनिट पे मिल रही है। कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो वो HPX पे जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है पता है? मैं तो जाके HPX पे खरीदने खड़ा हो जाऊंगा, जितनी क्वांटिटी मेरे को चाहिए 10,000 मेगावाट अगले 6 महीने में, उतना कोई बेचने HPX पे आएगा क्या? वो नहीं आएगा। वो मतलब जनता ने शुरुआत में क्या IEX को प्रेफर करा था? बिकॉज ऑफ इट्स टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ, तो IEX ज्यादा प्राइस चार्ज करता है, उसके बाद भी क्या लोग IEX के ऊपर जाते हैं क्या? ये IEX की सबसे बड़ी मोनोपोली है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सर्विस भी देता है वो वैसी, और वहां पर क्या आपको जितना क्वांटिटी चाहिए उतना क्वांटिटी मिल जाएगा क्या? बात वो है। मेरी बात समझना, आपके घर में फंक्शन है, आपके घर में फंक्शन है, मान लो आप बहुत बड़ा भंडारा कर रहे हो, आप पूरे गांव को खिला रहे हो, आपको 5,000 दोने और पत्तल चाहिए। क्या आप अपनी नियरेस्ट किराने की दुकान से 5,000 दोने पत्तल लेने जाते हो क्या? नहीं ना। आप क्या शहर के सबसे बड़े डिस्पोजल होलसेल मार्केट से लेके आओगे? कारण के इट इज नॉट ओनली अबाउट प्राइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। इट इज अबाउट द अवेलेबल क्वांटिटी। क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है पास वाले के पास। 5,000 पूरे साल में नहीं बेचता है वो बेचारा, तो उससे बोल रहा है एक साथ दे दो। प्रॉब्लम वहां पर। तो IEX के साथ पता है, IEX के ऊपर सबसे बड़ा पावर क्या था? IEX का सबसे बड़ा पावर था कि वो अपना प्राइसिंग सिस्टम खुद कंट्रोल करता था। समझना, तो IEX कोई भी अगर प्राइस डिसाइड करता था पावर का, यार LTP की बात कर रहा हूं मैं, लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, जो IEX में होगा, क्या वो सर्वमान्य हो जाएगा? सर्वमान्य हो जाएगा ना, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा बायर और सेलर खड़े हैं। तो बाकी के जो तो थे ना, वो सिर्फ IEX को फॉलो करते थे। समझना प्लीज। जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूं आपको, इंदौर में किसी जमाने में एक जैन फैमिली है, उनका नाम है सर सेठ हुकुमचंद कासलीवाल। उनको सर की उपाधि दी है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप गूगल करना, उनका स्टैच्यू है लंदन में। लंदन के एक स्क्वायर पे उनका स्टैच्यू, इंदौर का बिजनेसमैन है। यहां पर अनूप भवन करके उनका घर है, बहुत बड़ा घर है, हवेली है ब्रो, लाइक क्लॉक टावर एंड ऑल दैट शिट, राइट? तो ऐसा बोलते हैं कि वो सुबह 10:30-11 बजे उठ के आते थे और गैलरी में आके चिल्ला के बोलते थे कि आज कॉटन को इतने पैसे पे खोल दो। जो रेट उनके मुंह से निकलता था वो रेट पे पहला ट्रेड एग्जीक्यूट होता था, और वो रेट लंदन में जाता था खुलने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही क्या हो रहा है यहां पर? क्या जो रेट IEX पे होगा वही रेट रेप्लिकेट होता था, और IEX ज्यादा चार्ज करता था बाकियों के मुकाबले, क्योंकि IEX के पास बायर और सेलर बहुत ज्यादा है। प्लीज अंडरस्टैंड, है ना? तो प्लीज, नाम क्या है उनका जो यहां पर है? सर सेठ हुकुमचंद कासलीवाल, इंदौर, कॉटन व्यापारी, कॉटन किंग बोलते थे उनको। आई एम नॉट किडिंग, लंदन कॉटन एक्सचेंज के रेट इंदौर से खुलते थे बिफोर इंडिपेंडेंस। मतलब ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो पूरे इंदौर की लैंड ही उन्हीं की है। जो जितना इंदौर बना है सब उन्हीं ने दिया है लैंड लोगों को, कि चलो ले जाओ, तुम रखो तुम रखो, तो अंग्रेजों से इतनी लैंड ले लियो। नाउ अंडरस्टैंड, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक। नाम लिख दो एक बार, सर सेठ हुकुमचंद कासलीवाल। टाइप कर लेना, परमानेंटली नहीं रहेगा, गूगल कर लो भाई, ठीक है? इधर सब लोग। अब क्या हुआ पता है? डीकपलिंग आ गई। मार्क, सॉरी मैं फिर से डीकपलिंग बोल दिया उसको। अब जो आया वो समझना। CERC बोलता है कि हम है ना मार्केट की कपलिंग कर देंगे। ना व्हाट डू मीन बाय कपलिंग कर देंगे? सर अब सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड तो समझाओ कि कपलिंग का मतलब क्या है। अभी क्या होता है, 3 अलग अलग एक्सचेंज है, IEX, ठीक है, वो दूसरा एक्सचेंज B और C। अभी ये तीनों एक्सचेंज अपने अपने प्राइसिंग सिस्टम रन करते हैं। मतलब तीनों एक्सचेंज पे प्राइजेस अलग अलग हो सकते हैं, जैसे NSE BSE और बाकी एक्सचेंजेस पे होते हैं, है ना? दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज। IEX के पास सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है, तो वो यूजुअली प्राइस डिसाइड करता है, बाकी सब फॉलो करते हैं। जनवरी, अभी जो जनवरी आया, ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जनवरी 2026 से हम क्या करेंगे पता है? इस पे जो बायर और सेलर खड़े हैं,
इस पे जो बायर और सेलर खड़े और इस पे जो बायर और सेलर खड़े, उन तीनों को क्लब कर देंगे। क्लब कर देंगे मतलब टोटल बायर और टोटल सेलर। मेरी बात समझने की कोशिश कर, उनको पूल कर देंगे, तीनों एक्सचेंजेस के जितने भी बायर्स हैं और जितने भी सेलर्स हैं, उन सबको, कंपनीज को मर्ज नहीं करेंगे। एक्सचेंज, समझना प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये थोड़ा सा एक बार में हिट नहीं कर सकता है। मतलब क्या ये एक सेंट्रल क्लियरिंग एजेंसी ला रहे हैं क्या, कि एक एजेंसी होगी जो बायर्स को भी हैंडल करेगी और सेलर्स को भी हैंडल करेगी, और वो इन दोनों को मैच करके एक सिंगल प्राइस डिसाइड करेगी, उस प्राइस पे किसी भी एक्सचेंज में माल बिक सकता है। एक यूनिफॉर्म प्राइस है, समझना। प्राइस अब अलग अलग एक्सचेंज पे अलग अलग डिसाइड नहीं होंगे। आप इसको सब्जी मंडी जैसा समझो एक मिनट के लिए। एक है आईएक्स की मंडी, एक है पीएक्सआईएल की मंडी। इसको सब्जी मंडी के एग्जांपल में समझ, एकदम परफेक्ट समझ में आएगा। एक है आईएक्स की मंडी, एक है पीएक्सआईएल की मंडी और एक है एचपीएक्स की मंडी। अलग अलग मंडियां हैं। मान ले आईएक्स की मंडी में 23 रुपए पर केजी के अंदर आलू बिक रहा है, एक सेल में 20 रुपए पर केजी में बिक रहा है और यहां पर 19 रुपीज पर केजी में बिक रहा है। अगर आप बायर हो तो ऑफकोर्स आप एचपीएक्स के अंदर जाओगे, लेकिन एचपीएक्स के पास उतने आलू है ही नहीं, लिक्विडिटी बहुत कम है। तो इसीलिए क्या करते हैं, बायर और सेलर दोनों प्रेफर करते हैं कि आईएक्स के ऊपर जाए। अब मार्केट कपलिंग अगर हो गई तो क्या बोलेगा पता है, मार्केट कपलिंग हो गई तो बोलेगा कि आप तो ये समझ लो अब कि एक बड़ा बास्केट ले लो और जितने भी आलू आईएक्स के अंदर रखे उनको ऐड कर दो, जितने भी आलू पीएक्सआईएल के अंदर रखे उसको ऐड कर दो, जितने भी एचपीएक्स में रखे उसको ऐड कर दो, और ये सारे आलूओं को एक बड़े बास्केट में ले आओ एक साथ, और अब बताओ किसको कितना माल चाहिए। अब जो बेस्ट प्राइस होगा वो डिसाइड करेगा। क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या कौन सी मंडी में जा रहे हो कौन सी मंडी में नहीं जा रहे हो? उससे क्या थोड़ा सा भी डिफरेंस आएगा? थोड़ा सा भी डिफरेंस आएगा? कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या आप लोगों को बात समझ में आ रही है? सभी लोगों को? उसको क्या कर दिया उसने, क्या सेंट्रलाइज कर दिया क्या पूरी तरीके से? सेंट्रलाइज कर दिया पूरी तरीके से, उसकी मोनोपोली को तोड़ दिया भाई, सिस्टम को ही तोड़ दिया। क्योंकि आईएक्स का सबसे बड़ा पावर था कि वो पहले प्राइस सेट कर सकता था इन हाउस, अब नहीं कर सकता। पहले वो मंडी का मालिक था, सब उसके पास आते थे। अब एक क्या तीसरा आदमी आके बोलेगा कि ये एक दाम पे बेचो? समझना, अब क्या कमोडिटाइजेशन हो गया है क्या? मेरा टेक्नोलॉजी में जो मैंने ज्यादा पैसा लगाया उसका क्या मैं प्रीमियम चार्ज कर सकता हूं? नहीं कर सकता। पावर है। पावर को क्या, पावर की प्राइसिंग को कंट्रोल कर दिया क्या बहुत बुरी तरीके से? समझ रहे हो? इट्स अ ह्यूज हेडविंड भाई। मोनोपोली मोनोपोली खत्म हो गई पूरी तरीके से उसकी। जो एक्स्ट्रा प्राइसिंग चार्ज कर पा रहा था, जो मोड चार्ज कर पा रहा था, वो खत्म हो गया। 24 जुलाई को जब मार्केट खुला सुबह सुबह, ये न्यूज आई एक दिन पहले, मार्केट खुला तो 10% डाउन खुला, खुलते के साथ ही 20% डाउन हो गया, है ना। और 186 185 186 पे शायद जितना था वो बंद हुआ, और वहां से गिरते गिरते के 130 रुपए पे आ गया था स्टॉक। एक ही दिन में 30%, 130 का मेरे को ध्यान है प्राइस। समझना, मेरे को एक बात बताओ, एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, एक सेफ बिजनेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी ने उसी दिन क्या अपने क्वार्टरली रिजल्ट भी दिए थे, सेम डे, मजाक नहीं कर रहा हूं, जाके देखो क्वार्टरली। अरे किसी ने डिस्कस ही नहीं करा उसको। अगर ये कपलिंग का इशू नहीं आता ना तो ये 10% ऊपर उछलता है स्टॉक यहां से। कारण क्या था? रेवेन्यू बढ़ा था 13%। अगर आपको याद हो, अप्रोक्सीमेटली 13% का रेवेन्यू बढ़ा था, एंड प्रॉफिट के अंदर भी 20% के आसपास की ग्रोथ थी। रिजल्ट वॉज वेरी गुड, प्लीज, रिजल्ट वॉज सुपर्ब। बट समझना, फ्यूचर है भाई, अनसर्टन है, कोई कुछ बोल सकता है? कुछ नहीं बोल सकता। बिजनेस मॉडल ही डैमेज हो गया।
आईएक्स पे पहले ज्यादा लोग ट्रेड करते थे, ज्यादा प्राइसिंग पावर थी, ज्यादा रेवेन्यू था। कपलिंग में क्या बोल दिया, वापस इसको लास्ट टाइम रिवाइज कर रहे हैं। कपलिंग में क्या बोल दिया पता है? कपलिंग बोल दिया कि हर एक्सचेंज पे मिला के एक ही प्राइस निकलेगा। तो आईएक्स के पास कभी प्राइस का कोई कंट्रोल ही नहीं रहेगा, दूसरे एक्सचेंज भी इक्वल बन जाएंगे। तो जो मैं बेच रहा हूं उसी रेट पे, जो दूसरे बेच रहे हैं उसी रेट पे मेरे को बेचना पड़ेगा। क्या ट्रैफिक डाइवर्ट हो सकता है? सोच के देखो। मुझे एक बात समझाना, जीरोधा जीरोधा का जो नॉन स्टॉप ग्रोथ फेस चल रहा था कोविड के समय, वो क्या सडनली ब्रेक लग गया क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोग घुस गए? है ना, ग्रो आ गया, ग्रो ने सबसे बड़ा डैमेज करा। फिर धन आ गया, धन ने डैमेज करा। फिर वो शेर खान का ऐप आ गया, उसने डैमेज करा। कोटक आके बोला मैं तो फ्री कर दूंगा सब लोगों के लिए आप स्टॉक। कारण क्या हुआ? क्या वो प्राइसिंग पावर की शुरुआत में, मैं 2016 से जीरोधा का कस्टमर हूं, ऑलमोस्ट 9 इयर्स। जब से मैंने जीरोधा यूज करा है, मैंने कुछ भी और यूज नहीं करा, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, जेन्युइनली यूज करा है इसलिए बता रहा हूं। क्या शुरुआत में प्राइसिंग बहुत बड़ा मोट था उसका? कारण क्या था ब्रो? मोतीलाल ओसवाल पे उस जमाने में अगर आप ऑप्शन खरीदते थे ना, तो 200-200 रुपए लग जाते थे, 200 रुपीज, आई एम नॉट किडिंग। जिन्होंने खरीदे हैं पूरे वो बताएंगे। पहले के टाइम पर ऑप्शन खरीदना मतलब आदमी का रूह कांप जाए, बेचारा ब्रोकरेज से ही मर जाए। सोचो आप, जीरोधा आया, बोला मैं 90% डिस्काउंट देता हूं, बट वो प्राइसिंग का जो मोड था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। यही चीज यहां पर थी, यहां पर ज्यादा प्राइस चार्ज करने का मोड था क्योंकि क्वांटिटी सप्लाई में दे पा रहा हूं, वो खत्म हो गया। अब क्या ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होगा धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है क्या? मैं एस्टिमेशन दे रहा हूं ऊपर। क्या आईएक्स के रेवेन्यू कम हो सकते हैं, प्रॉफिट कम हो सकता है क्योंकि मोनोपोली नहीं रही ना? इन्वेस्टर तो ये सोचेगा कि यार मोनोपोली नहीं रही, अब इसका स्टॉक गिर जाएगा, प्रॉफिट गिर जाएगा। समझना सर, आपको अगर याद हो, कोई अगर जैसे होते हैं ना, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो क्रिटिसाइज करते हैं कि सर आपको याद नहीं, अभी 2 क्लास पहले तो आप आईएक्स की तारीफ कर रहे थे। मेरी बात समझने की कोशिश, क्या करी थी? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलने में। क्या बोला था मैंने आईएक्स को? यार अच्छा बिजनेस है, मोनोपोली बिजनेस है, सब बढ़िया है, ऊपर आ चुका है, वेट करो थोड़ा, कप एंड हैंडल अपन ने याद करो डिस्कस करा था। सर उसके बाद ही गिर गया, 2 दिन 3 दिन पहले तो बात हुई है भाई। क्या इसी को सिस्टेमिक रिस्क बोलते हैं? आपको याद नहीं है? मैंने आपको पहली क्लास में बोला था, मैंने आपको पहली क्लास में बोला था कि अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो एक बात तो दिमाग में सोच के ही चलना, मतलब ये बात बाय डिफॉल्ट आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि मेरा पोर्टफोलियो कल सुबह खुलते के साथ ही 30% गिर सकता है। आपने देख लिया ना अभी, अरे 10% नहीं, 30% गिर सकता है। ये चीज अगर दिमाग में नहीं है, अगर आप अपने पैसे को 30% की सिंगल डे गिरावट में दांव पर नहीं लगा सकते हो, तो उस पैसे को अभी इक्विटी में इन्वेस्ट करने का सही टाइम नहीं है लाला। उसको म्यूचुअल फंड में डाल दो, 5-7% गिर सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? अभी इन्वेस्ट मत करो इक्विटी। क्या होता है ना पता है, सिस्टेमिक रिस्क होती है जो, उस पे किसी का कंट्रोल रहता है क्या? यही रिस्क ऑफ डूइंग बिजनेस है इक्विटी में। यार दिस इज द बिजनेस कॉस्ट, दिस इज द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये तो हो गई। सर अब मेरे को एक बात समझाना, जैसे आपने बोला था कि ये चीज आईएक्स पे, मेरे को फैक्ट पूरा समझ में आया। क्या फैक्ट समझ में आया आपको आईएक्स के कि एग्जैक्टली क्या हुआ है? एग्जैक्टली क्या हुआ है, फैक्ट समझ में आए? अब आपने ये बताया था, आप ये बताओ कि इसका इंपैक्ट क्या है। देखो सिंपल सी बात है, मार्केट में बायर और सेलर मिलके क्या एक स्टॉक को वैल्यू करते हैं क्या? वैल्यू ही तो करते हैं यार। मैं है ना ये चीज एवीएफएम की फर्स्ट क्लास में बोलता हूं, अगर आप कोई एक ऐसी चीज है जो मल्टीपल टाइम्स इन अ डे करते हो और आपको पता भी नहीं चलता है, वो है वैल्यू करना। सोच के देखो जरा, क्या आप लगभग हर चीज को वैल्यू करते हो क्या, बार बार मल्टीपल टाइम्स इन अ डे? सब्जी वाले के आप जाते हो, वो आपको, आप उससे पूछते हो मशरूम का पैकेट कितने का दिया। समझना, सुनना, एक बेसिक एग्जांपल है। मशरूम देखते हो आप, वो मशरूम देखते हो आप, वो जो ऐसे
पैक में पैक होके आता है, अम्ब्रेला मशरूम, यस यस। वो बोलता है जी 30 रुपए का दिया, या वो बोलता है 20 रुपए का दिया। जो लोग मशरूम खाते हो बताइए, क्या बहुत चीप प्राइस है 20 रुपीज? इट इज नथिंग, पीनट्स, बहुत ही चीप प्राइस है। अभी ये क्या करा, क्या आपने परसेप्शन से एक वैल्यू निकाली क्या उसकी? प्राइस अभी नहीं बना है, वो प्राइस अभी नहीं बना है, ध्यान रखना, लोग गलत है जो बोल रहे हैं ना कि प्राइस वो प्राइसिंग होती है। नो 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 नो, प्राइसिंग इज द एंटायर एक्टिविटी। बट पहले आपने परसीव्ड वैल्यू निकाली कि अरे तो 20 रुपए का मिलता था, ये मतलब 20 रुपए का कैसा मिल रहा है? और वहीं अगर मैं बोलूं कि वो बोलता है 150 रुपए का, तो क्या तुरंत आप रुक जाते हो? तुरंत रुक जाते हो। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूं। आपको पता है ये चीज क्या है? इसको क्या बोलते हैं? काउंटर है ना, ये नंबर काउंटर है। ये काउंटर, आप कुछ भी चीज काउंट करना है तो आप बटन दबाते जाओ। ये नाम जब काउंटर है, बेसिकली आप नाम के लिए लेते हो, ठीक है? तो ये मैं अमेजोन से खरीदने वाला था, एंड ये 250 रुपीज का मुझे अमेजोन पे दिखा था। मैं खरीद रहा था, समझना क्यों खरीद रहा था, बिकॉज आई वॉज अनअवेयर, मेरे को पता नहीं था ना, इनएफिशिएंट था मैं। फिर यहीं पीछे मंदिर है, उसके बाहर मैं किसी काम से रुका, तो मेरे को वहां ये ऐसा दिख गया, तो मैंने बोला कितने का है जी, समझना? तो उसने बोला 40 रुपए का है। मैं हिल गया ब्रो। क्या मैंने तुरंत ले लिया? मैंने तुरंत ले लिया। मेरे को समझ में ई कॉम में, समझना मेरी बात। तो वैल्यू बायर सेलर करते हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, क्या एक दिन में सेलर बायर सेलर ने मिलकर 30% डाउन कर दी क्या वैल्यू? एक ही दिन के अंदर, उस एक रिजल्ट आने के बाद, समझना, समझना प्लीज। लोगों ने क्या अपने दिमाग में उसका वैल्यूएशन 4,000 करोड़ रुपए गिरा दिया क्या एक ही दिन के अंदर? ये क्यों गिराया पता है आपको? ये इसलिए गिराया क्योंकि जैसे मैंने मल्टीपल टाइम्स आपको बोला है कि जो वैल्यू होती है वो कैश फ्लो, ग्रोथ और रिस्क तीनों पे डिपेंड करती है। बेटा जरा ध्यान से समझना, तभी ये 30% का गेम समझ में आएगा तेरे को, नहीं तो आने नहीं वाला है ये। मतलब अगर किसी कंपनी में कैश फ्लो ज्यादा आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, वो ज्यादा कैश फ्लो जनरेट कर पा रहा है, तो क्या वैल्यूएशन ज्यादा होगा उस कंपनी का? बिल्कुल ज्यादा होगा। अगर किसी कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है, आईटीसी का वैल्यूएशन इतना हाई क्यों रहता है? क्योंकि क्या कंपनी कैश जनरेट करती है, देती है। कंपनी कैश निकाल के देगी आपको, प्रॉफिट नहीं, जितना चाहिए उतना कैश लेके जाओ। ग्रोथ, जेप्टो, जेप्टो की वैल्यूएशन ज्यादा क्यों आ रही है? क्या लोगों को ग्रोथ, अभी जोमैटो ने 10% का जंप मार दिया सिंगल डे में, क्या ग्रोथ को लेके जंप मारा है? और क्या जंप है बताओ? और क्या फैक्टर है? तीनों में से कौन सा फैक्टर काम करा वहां पर वैल्यूएशन अप हुई? तो आज अगर आप देखोगे तो शारदा कॉर्प करके कंपनी है, आज अगर आप देखोगे तो शारदा कॉर्प करके एक बिजनेस है। क्या वो बिजनेस ने 18% का जंप दिया है? क्यों दिया है 20% का जंप? आप उसके रिजल्ट जाके देखो, उसके वॉल्यूम में 27% का जंप है। उसके वॉल्यूम में 27% का जंप है। बहुत बड़ी बात होती है ये। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट का जंप दिया जी। रिस्क, अगर किसी धंधे में रिस्क बढ़ गया तो क्या रातों रात उसका वैल्यू गिर जाएगा? रातों रात गिर जाएगा। कैसे गिरेगा रातों रात वैल्यू? समझना, डेल्टा कॉर्प करके एक स्टॉक है, याद है? डेल्टा कॉर्प, जिस दिन जीएसटी 28% हो गया था ना, क्या डेल्टा कॉर्प भी 25-30% गिर गया था एक ही दिन में? वो तो रिकवर मार दिया था उसने, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट सर आईएक्स के केस में क्या हुआ? आईएक्स के केस में तीनों लुढ़क गए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इसीलिए 30% गिरा है वो। आईएक्स के केस के अंदर तीनों चीजें वैल्यूएशन के अगेंस्ट काम करी है। कैसे? कैश फ्लोज क्या रिड्यूस हो जाएंगे अब आईएक्स के? बिल्कुल होंगे। जो जितना कैश फ्लो वो पहले जनरेट कर पा रहा था, बिकॉज क्या अब वो प्रीमियम नहीं चार्ज कर पाएगा ना, तो इन जनरली कैश फ्लो कम हो जाएंगे। सेम यूनिट पे जितना पहले कैश फ्लो जनरेट हो रहा था उतना अब नहीं होगा। मार्जिन भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे। क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी अब ठंडा हो चुका है क्या? कोई बड़ा प्राइवेट प्लेयर आ जाएगा भाई, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। क्या अडानी अंबानी घुस सकते हैं इसके अंदर? वॉल्यूम का गेम है तो कोई बात नहीं, हम लगा रहे हैं पैसा। बताओ, इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो खड़ा करना है यार। वो तो किसी भी धंधे में घुस सकते हैं। क्या वो आपके पापा के बिजनेस में भी घुस सकते हैं? किसी भी बिजनेस में घुस सकते हैं, वो डिसरप्टर्स हैं। लेकिन आईएक्स की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स तो हल्की सी ठंडी होगी।
रिस्क सोच के देखो जरा, क्या आईएक्स ने ये साबित कर दिया है, आईएक्स ने ये साबित कर दिया है क्या कि वो हाईली रेगुलेटरी रिस्क एक्सपोज्ड बिजनेस है? सरकार एक कागज का टुकड़ा लाके धंधा खत्म कर सकती है रातों रात, ये चीज साबित हुई है। आप देख रहे हो ऐसे जो हेवी रेगुलेटरी रिस्क एक्सपोजर वाले बिजनेस है, आप समझ नहीं रहे हो, जिस दिन कागज रिलीज हो गया ना कि हिंदुस्तान में सिगरेट पे बैन लग गई है, क्या आईटीसी में कोहराम मचेगा अगले दिन, आप समझ। वो तो गवर्नमेंट कभी लगा नहीं सकती क्योंकि टैक्सेशन सबसे ज्यादा वहां से आता है। टोबैको इज वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स्ड कमोडिटीज, लेकिन क्या वो भी हैवी रेगुलेटरी एक्सपोज्ड बिजनेस है? अब हुआ क्या, कैश फ्लो कम हो गए, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कम हो गई और रिस्क बढ़ गया। अब क्या लोग डर गए क्या आईएक्स के मामले में कि अरे ये तो साला धंधा ऐसा है कि पहले जो चीज, कारण क्या है ना, कोई भी चीज अगर 30 रुपए की चीज 300 रुपए चली जाती है ना, तो क्या डर साइड में हो जाता है और लालच आ जाता है, कंफर्ट आ जाता है। तू सोच के देख, तूने अगर आईएक्स का स्टॉक 30 रुपए पे लिया और वो 300 रुपए चला गया, मैं तेरे कान में आके कितनी भी बुराई कर दूं, क्या तू कभी उस मेरी किसी भी बात को सुनेगा? नहीं सुनेगा, यू विल इग्नोर एवरीथिंग। कारण क्या है, तूने तो अभी मैजिक होते हुए देखा ना, तूने 10,000 रुपए लगाए 1 लाख रुपए हो गए। अरे आपने तो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जब अपनी लाइफ का पहला 10x मारोगे ना आप, किसी ने मारा है अभी तक एक 10x हुआ है किसी का? कोई भी है जिसने 10 गुना मारा है? कोई ना कोई तो होगा क्लास में, है? कितना है? 5x हुआ है, 3x, मैक्सिमम क्या है? 4x। बताइए मैक्सिमम क्या लेके गए हो आप स्टॉक को? 10x हुआ है, वेरी गुड पीयूष। 10x, 8x, 8, 5x, वेरी गुड। 12x, वेरी गुड, वेरी गुड। 900 क्या? 900x, 10x इन क्रिप्टो, 900x, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। 63 मून्स, 10x, 100x। भाई जब पहली बार 10x होता है ना, ये जब पहली बार 10x 20x होता है, मैं ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्टॉक्स की बात कर रहा हूं, तो क्या वो करिश्मे जैसा लगता है कि साले ये हो क्या गया मेरे साथ? समझ रहे हो, 3, 4, 5 महीने में ये हुआ क्या? रोज खुल रहा है 5 गुना, 10 गुना, 5%, 10% ऊपर। वो फेज आता है ना ऐसा कि डेली बस सुबह उठो, मार्केट को ऊपर देखो, 10% ऊपर देखो और सो जाओ। यही कर रहा है स्टॉक रोज, समझना। तो आप तो इतने ओवरवेल्म्ड हो जाते हो कि आप रिस्क तो अवॉइड कर ही देते हो। मतलब ये तो बहुत बेसिक सा फिनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस का एक नियम है कि जब मार्केट टॉप पे रहता है तब रिस्क परसेप्शन लोगों का बहुत कम हो जाता है। क्या लोगों को ज्यादा डर लगता है कि जब मार्केट टॉप पे रहता है? बिल्कुल भी नहीं। आप बताओ, आदमी की तब फटती है जब मार्केट गिर रहा होता है, जब खरीदने का टाइम है तब वो घर पे दुबक के बैठ जाता है कि अभी देखते हैं थोड़ा कि मार्केट क्या कहां जाके रुक। समझना, प्लीज अंडरस्टैंड। अब सर एक चीज समझाओ, आपको इवैल्यूएशन के तीनों फंडे समझ में आए? ये 30% का फॉल का रीजन क्या था? क्योंकि तीनों जगह ही ठुकाई हो गई उसकी भाई। एक लास्ट चीज, उसके बाद अपन इसको एंड करते हैं। आईएक्स की बात नहीं कर रहा हूं, इसको ओपिनियन जैसा मत लेके जाना प्लीज। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, नहीं तो वीडियो बंद करने पड़ेंगे बनाना। प्लीज अंडरस्टैंड। मुझे एक बात बताओ, अगर बिजनेस में कोई ऐसा बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज हो जाता है ना, तो और ऐसा अगर अपने अगेंस्ट वो बिजनेस का कोई बड़ा न्यूज आ जाती है, कोई बड़ा चेंज हो जाता है जिसके कारण मार्केट में बड़ा फॉल आ जाता है, क्योंकि क्या है ना, ये चीज आपके साथ आज नहीं होगी तो कभी ना कभी तो जीवन में होगी ही होगी। क्या होगी? मेरी बात समझ रहे हो आप? आईएक्स में इस टाइम पर एक बहुत बड़ी पार्टी है जो माल दबा के बैठी है। कौन है? नाम बता पाएगा कोई? नाम बता पाएगा कोई? यस। सोच के देखो, आपको लग रहा है पराग पारेख सर, पराग पारेख म्यूचुअल फंड्स क्या बहुत बड़ी, और अभी अभी खरीदा है, पता है उन्होंने? क्या अभी अभी खरीदा है? अभी शायद जून में ही खरीदा था, लास्ट मंथ ही खरीदा है, लास्ट मंथ या अभी 2025 में ही खरीदा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। समझना, प्लीज अंडरस्टैंड। मुझे एक बात बताओ, जैसे एक स्टूडेंट का फोन भी आ गया था, पता है कि सर ये आईएक्स पे क्या ओपिनियन है? मेरा पागल हो क्या? मेरे पास नहीं आया था, टीम के पास आया था ना। मैं, वी के नॉट गिव एनी ओपिनियन, बट मेरा मेरा काम एज अ मेंटोर मेरे इक्विटी रिसर्च स्टूडेंट के कोहर्ट को
क्या प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग लेना सिखाना है कि अगर लाइफ में कभी ऐसा हो गया कि तेरा कोई पोर्टफोलियो स्टॉक एक ही दिन में 30% नीचे गिर गया, तो क्या करना है भाई? बहुत सिंपल है। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, कोई भी फ्रेमवर्क अगर उंगलियों पे नहीं आ रहा है ना, तो भाई दूर हट जाना उससे। वेदर इट इज द सेलिंग फ्रेमवर्क और वेदर इट इज द बाइंग फ्रेमवर्क और वेदर इट इज द सिलेक्शन फ्रेमवर्क, आई एम नॉट किडिंग। फिनेंशियल मॉडलिंग वॉडलिंग सब अपनी जगह, कन्विक्शन सिंप्लिसिटी से आता है। तो सबसे पहले तो मेरे को एक चीज समझाने की कोशिश करने दो कि अगर आपने कोई ऐसा स्टॉक लिया है जो स्ट्रक्चरली वीक हो गया सडनली और 30-40% का फॉल आ गया कोई न्यूज के कारण, तो शॉर्ट टर्म होल्डिंग अगर आप करते हो, 1 डेढ़ साल 2 साल की होल्डिंग पीरियड आपका रहता है ना, कि सर मैं जनरली 1 साल 2 साल होल्ड करता हूं, स्टॉक 25-30-40% ऊपर चला जाता है, मैं बेच देता हूं। तो क्या अपने को थोड़ा रुकना चाहिए? अपने को क्या डस्ट सेटल होने देना चाहिए? सोचो अगर आईएक्स जैसे स्टॉक में 30% जिस दिन गिर रहा था, मतलब जिस दिन चाकू गिर रहा है ना, उस दिन उसको गिरने दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या गिरने देना चाहिए चाकू को, गिरते हुए चाकू को? जिस दिन आपका स्टॉक 10% गिरा, 15% गिरा, 20% गिरा, 25% नीचे गिर गया, 30% गिर गया, 35 गिर गया, क्या आपको किसी भी तरह की एवरेजिंग या ऑफलोडिंग करनी चाहिए क्या? किसी भी तरह की प्रॉफिट बुकिंग, लॉस बुकिंग, एग्जिट, एंट्री टच भी करना चाहिए अपने डीमैट को उस दिन? कुछ नहीं। मैंने कई बार बताया आपको, गिरते हुए चाकू को हाथ मत लगाओ, पूरी की पूरी डस्ट सेटल होने दो। कारण क्या है पता है? मार्केट क्या जनरली न्यूज को एग्जैजरेट करके ले जाता है क्या? बहुत ज्यादा। हाँ, कोई बोल रहा है पराग पारेख म्यूचुअल फंड ने दिसंबर 2024 के अंदर स्टेक लिया है, कोई अभी रीसेंट स्टेक है। कारण क्या होता है ना, जब 30% गिर रहा है ना, तो ये गड़बड़ वाली बात है दादा। इन्वेस्टर्स को कैसे पता चल रहा है कि 4,000 करोड़ रुपए का इंपैक्ट आ रहा है बिजनेस पे, या जो बिजनेस पे फ्यूचर में इंपैक्ट होने वाला है उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू 4,000 करोड़ के बराबर है? क्या इनएफिशिएंसी किक इन हो जाती है क्या मार्केट के अंदर ऐसे टाइम पे? आपको क्या इनएफिशिएंट मार्केट में बेच के बाहर होना है अभी ऐसे टाइम पे? बिल्कुल भी नहीं। वेट करो। और जो लॉन्ग टर्म वाले लोग हैं ना, लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म यानी सर मैंने तो अब स्टॉक होल्ड कर लिया है, जब तक कोई बड़ा कांड नहीं हो जाता तब तक मैं बेचूंगा नहीं। आप एक चीज समझने की कोशिश करो, क्या यहां पर कोई फ्रॉड हुआ है क्या? कोई फ्रॉड हुआ है क्या? कोई फ्रॉड नहीं हुआ है ना? कोई फ्रॉड नहीं। 4,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप वाइप आउट हुआ, कितने का हो एक बार चेक करना प्लीज एवरीवन। कुछ शायद गलत हुआ है मेरे से बोलने में, है ना, मेरे से बोलने में कुछ गलती हुई है। वो एक बार नंबर्स देख लेना, नंबर्स पे मत फोकस करा करो मेरे साथ, बिकॉज आई एम नॉट अ नंबर गाय, आई एम ए स्टोरी गाय। आपको समझ में आया सब कुछ, वो इंपॉर्टेंट है। वो बताओ मेरे को, क्या आपको समझ में आया सब कुछ? अभी तक जो भी समझाया है अच्छे तरीके से समझ में आया? नंबर नंबर पे क्यों जा रहे हो? वो तो चेंज हो जाएंगे भाई कभी भी। 6 महीने बाद किसको याद रहेगा क्या हुआ था, कितना परसेंट गिरा था, क्या गिरा था? ये है ना, कोई फ्रॉड का केस नहीं बना है। क्या ये एक हर्डल आ गया है सडनली, एक बड़ा स्पीड ब्रेकर आ गया है क्या? स्पीड ब्रेकर आ गया है क्या? अगर ब्रांड आपकी बहुत स्ट्रांग है, कंपनी बहुत स्ट्रांग है, आपको लगता है कि कंपनी के सिस्टम यहां पर इस समय टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, तो क्या आपको कंपनी को अडॉप्ट करने का थोड़ा टाइम देना चाहिए क्या? उसको फाइट करने का टाइम तो दो। अभी से आप अगर लॉन्ग टर्म में हो तो आप अभी से क्यों एग्जिट मार रहे हो यार? मैं है ना आज अभी इसके बाद जो अपन फॉरेंसिक वाला सेशन स्टार्ट करेंगे, उसमें मैं एक ऐसे स्टॉक को डिस्कस करूंगा आज केस स्टडी में, जिसमें मैंने पर्सनल एग्जिट ली थी, और मैं आपको रीजन बताऊंगा एग्जिट का। बहुत छोटा सा रीजन था, सड़ा सा रीजन था। आप बोलोगे सर इतने से मैं एग्जिट ले ली? जिस दिन रिजल्ट आया ना उसी दिन एग्जिट मार दिया था, सेम डे। जैसे ही देखा था वैसे ही एग्जिट मार दिया था। नो, इट्स अ लॉन्ग बैक थिंग, काफी पुरानी बात है, 2023-24 की बात है। और बहुत बड़े इन्वेस्टर थे, वो मेरे बाद एंट्री लिए थे और मेरे बाद ही निकले थे उसमें से। अपन डिस्कस करेंगे उसको। तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर आप डिस्कस करते हो, प्लीज अंडरस्टैंड, लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और आपको लगता है बहुत स्ट्रांग ब्रांड है, बहुत अच्छा सिस्टम इन प्लेस है, कंपनी बहुत अच्छी है, तो कंपनी को है ना वेट करो थोड़ा कि कंपनी उस चीज को अडॉप्ट करे, उससे लड़े, उसको लड़ने का एक पिवट बनाए। यही तो टाइम है आपको आपकी मैनेजमेंट की क्वालिटी को टेस्ट करने का, यस और नो। कोई बोल रहा है 6,000 करोड़ रुपए वाइप आउट हो गए, यही टाइम है ना कि आप देखो कि आपका मैनेजमेंट कैसे फाइट करके आगे बढ़ता है। सोचो जरा,
नेस्ले, मैं आपको समझाता हूं, ये सेम चीज हुई थी, इस इंटेंसिटी के साथ नहीं हुई थी, बट आपको याद है इंडिया में एक समय ऐसा आया था जब मैगी ब्लैक में बिकती थी, 30 रुपए 40 रुपए, मैंने खरीदी 50 रुपए में मैगी का पैकेट, 10 रुपए वाला। आई एम नॉट किडिंग, 50 रुपए में मैंने खरीदा है। लेड वाली मैगी, एमएसजी। काय का लेड यार, अजीनो मोटो है। समझ रहे हो क्या लेड वेड की बात कर रहे हो आप? जिस देश में बच्चे क्रिकेट खेलते खेलते टेनिस की गेंद नाली में गिर जाती है, उसको टप्पा मार मार के सुखाते हैं दीवारों पे, समझ रहे हो? वहां तुम बोल रहे हो अजीनो मोटो से सामने वाले को कुछ हो जाएगा। जब मम्मी बुलाती है तो उसी हाथ से बिना हाथ धोए आप जाके नाश्ता पानी सब कर लेते हो, समझ रहे हो? दूसरों को भी खाना खिला देते हो। फिर लोग बोलते हैं यार स्वाद आज अलग ही आया है। बिल्कुल क्यों नहीं अलग आएगा? समझ रहे हो आप? काम ही ऐसा हुआ है। अंदर की बात बता दी आपने। अरे इंडिया का इम्यूनिटी हैक बाहर आ चुका है क्या लोगों के पास? इट्स लाइक इंडिया का इम्यूनिटी हैक बाहर आ चुका है कि इंडिया में क्यों कोविड से निपटे नहीं लोग, नहीं वो नहीं बोलना है, बट हाँ समझना एवरीवन। तो यार अगर अपने को लगता है कि अपनी कंपनी अच्छी है चल जाएगी, जैसे नेस्ले, क्या हिट हुआ था उस टाइम पर? बिल्कुल हिट हुआ था, लेकिन जो फॉल आया था ना, क्या वो एग्जैचुरेटेड फॉल था? इतना कुछ था नहीं। मैनेजमेंट ने क्या फाइट करके निकाल के लेके गया क्या वो टाइम को? 6 महीने तक होल्ड पे डाला था भाई मैगी को। क्या यिप्पी ने पूरा मार्केट कवर कर दिया था? पूरा मार्केट कवर कर लिया था। क्या करोगे आप? इनफैक्ट आप यिप्पी छोड़ो, मैं आपको बताऊंगा, आप हंसोगे, आपको याद होगा नहीं होगा, लोग पतंजलि की नूडल्स तक खाने लग गए थे। मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। अब कोई खाता है? किसने खरीदा आखिरी बार पतंजलि नूडल? मैंने तो नहीं खरीदा भाई। मतलब अब तो खैर मैगी खाए हुए टाइम हो गया, बट मैं यही फाइनल ज्ञान देना चाह रहा हूँ आपको। और आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, मोनोपोली बिजनेस अगर कोई है जो एक अनाउंसमेंट से हिल सकता है, तो शेयर मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है क्या? कभी भी आपको कोई ओवर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए किसी भी स्टॉक को लेके, और कभी भी आपको रेगुलेटरी रिस्क को, आप समझ रहे हो, आप यहां पर खिलौने नहीं बना रहे हो। अरे खिलौने भी बनाएगा तो रेगुलेटरी रिस्क आ सकती है क्या? कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। समझ रहा है कि ट्रम्प मान ले तो खिलौने बना के यूएस में ट्रम्प बोलता 70% का टैरिफ लगाऊंगा, समझना, तो क्या लंका लग जाएगी? बिल्कुल लंका लग जाएगी। आपको समझ में आया जी सबको अच्छे से? वो इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। सब लोगों को आईएक्स समझ में आया है? ठीक है, फटाफट कमेंट में लिख के बताओ। परफेक्ट।